इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अंतिम चैप्टर समन्वय यौगिक या उपसा संयोजी यौगिक। आज से इस चैप्टर का शुरुआत हम आप लोग कर रहे हैं। इस चैप्टर में हम आप लोग बिल्कुल वैसे ही पढ़ेंगे जैसे अन्य चैप्टर को पढ़ते आए हैं। पहले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न और अंत में क्या वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। चैप्टर समाप्त हो जाएगा, 1 सेकंड में खत्म हो गया। चलिए तो शुरुआत हम आप लोग कहाँ से कर रहे हैं? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से, ठीक है। लेकिन उस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से पहले इसमें कुछ एक बातें हम आप लोग डिस्कस करेंगे सामान्य तौर पर, फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पर चलेंगे। देखो भाई, समन्वय यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो फॉर्म होता है वो ये होता है सर, AA B CX डॉट 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 DY। कोई भी समन्वय यौगिक इसी प्रारूप में अवेलेबल रहेगा। अगर यौगिक के जगह आयन हो तो इसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज लिखा हुआ मिलेगा। अब इसमें A क्या है? ये कैपिटल A जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं सर धनात्मक परमाणु। अब इस धनात्मक परमाणु की बात करें तो यह कॉम्प्लेक्स के अंदर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। B जो आप देख रहे हैं इसको हम आप लोग कहते हैं केंद्रीय परमाणु। यह केंद्रीय परमाणु निश्चित रूप से कॉम्प्लेक्स के अंदर ऑलवेज होगा, इसके बिना कभी भी कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं बनता है। CX से लेकर डॉट 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 तक जो कुछ भी आप देख रहे हैं इसको हम आप लोग लिगेंड समूह कहते हैं, और यह लिगेंड भी निश्चित रूप से होगा, इसके बिना भी कॉम्प्लेक्स पॉसिबल नहीं है। अब हम बात करें DY का, तो DY को हम आप लोग क्या कहेंगे? काउंटर आयन कहेंगे सर। यह काउंटर आयन की बात करें तो कॉम्प्लेक्स के अंदर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो कॉम्प्लेक्स में टोटल 4 चीजें होते हैं। एक होता है धनात्मक परमाणु, दूसरा केंद्रीय परमाणु, तीसरा लिगेंड और चौथा काउंटर आयन। नोमेनक्लेचर में भी IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स आयन में भी इसका उपयोग होना है। तो इन्हीं सब चीज़ों को समझते हुए, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख लिया कि K4FeCN का होल 6, ऐसा एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या क्या है और क्या नहीं है? स्थान फिक्स है। ये जो बड़ी ब्रैकेट आप देख रहे हैं, बड़ी ब्रैकेट के अंदर की ओर जो पहला तत्व होगा वो होगा केंद्रीय परमाणु। वो क्या होगा? केंद्रीय परमाणु। बड़ी ब्रैकेट से पहले जो तत्व होगा उसको हम आप लोग क्या कहेंगे? धनात्मक परमाणु। तो इसमें धनात्मक परमाणु कौन है? पोटासियम है। केंद्रीय परमाणु कौन है? लोहा है। अब आते हैं लिगेंड की तरफ। लिगेंड कौन है? CN है, साइनाइड है। लेकिन क्या इसमें हम बात करें काउंटर आयन का, तो क्या इसमें कोई काउंटर आयन है? कोई काउंटर आयन नहीं है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर। चलते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की ओर। एक दूसरा एग्जाम्पल हम लेकर देखते हैं, जैसे NiCO का होल 4। ये एक एग्जाम्पल है और इसमें क्या क्या है इसको बहुत बार ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ मिल भी सकता है और बहुत बार बिना ब्रैकेट के मिलेगा, तो भी आपको चीजें स्पष्ट करना पड़ेगा। देखिए, इसमें निकेल हो गया केंद्रीय परमाणु और कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड हो गया। क्या इसमें कोई धनात्मक परमाणु है? बिल्कुल नहीं है सर। कोई काउंटर आयन है? बिल्कुल नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स के अंदर 2 चीजों का अनिवार्यता है। वो अनिवार्यता किसका है? केंद्रीय परमाणु का है और लिगेंड का है। बात करें धनात्मक परमाणु का, हो भी सकता है। बात करें काउंटर आयन का, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो धनात्मक परमाणु और काउंटर आयन की पॉसिबिलिटी बनती है, वो हमेशा होगा ऐसा जरूरी नहीं है। बट अगर हम बात करें लिगेंड का और केंद्रीय परमाणु का तो वो निश्चित रूप से होगा, इसके बिना कॉम्प्लेक्स पॉसिबल है ही नहीं। तो चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम आप लोग दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अब चैप्टर का शुरुआत हम आप लोग कर लेते हैं। हेडिंग लीजिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और इसी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से हम आप लोग आगे बढ़ेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इस चैप्टर में हमने 2 पढ़ना है, ज़्यादा क्वेश्चंस पढ़ना नहीं है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यदि आप तैयार कर लेते हैं तो फिर आगामी बोर्ड परीक्षा में
इस चैप्टर से आने वाले सभी क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, चाहे वह लघु उत्तरीय प्रश्न हो या वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का चांसेज बहुत कम बनेगा इस चैप्टर से, वेटेज बहुत कम होगा, लेकिन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को पढ़ना इसलिए जरूरी है ताकि आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न को बेहतर रूप से कर पाओ। तो लिखो सबसे पहला क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के पहला क्वेश्चन में हम 2 क्वेश्चन बना रहे हैं, इसलिए 1 का ए हमने लिखा है कि लिगेंड किसे कहते हैं, या क्वेश्चन ये भी आ सकता है लिगेंड क्या है। इसे वर्गीकृत कर परिभाषित करें। भाई डेफिनेशन के साथ क्लासिफाई करके परिभाषित करना है, इसे वर्गीकृत कर परिभाषित करें, लिगेंड्स के बारे में बताना है। तो चलिए हम आप लोग इसके आंसर राइटिंग की ओर चलते हैं और इसका आंसर देखते हैं कि क्या होता है। बहुत सिंपल सी बात है सर, कि पहले तो डेफिनेशन देख लेते हैं फिर समझेंगे। किसी समन्वय यौगिक या आयन में, किसी समन्वय यौगिक या आयन में केंद्रीय परमाणु से उपसह संयोजी बंधन द्वारा, केंद्रीय परमाणु से उपसह संयोजी बंधन द्वारा संयोजित होने वाले समूह को लिगेंड कहते हैं। इसे कैपिटल एल से सूचित किया जाता है, कैपिटल एल से सूचित किया जाता है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर उपसह संयोजी बंधन क्यों बोला जा रहा है, तो जैसे कोई भी केंद्रीय परमाणु है, मान लेते हैं केंद्रीय परमाणु M है, तो M जो है, भाई ये क्या हो रहा है, M जो है वह इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और L इलेक्ट्रॉन देता है। इसके बदले में कंडीशन क्या है कि ये हो गया इलेक्ट्रॉन दाता, ये हो गया इलेक्ट्रॉन दाता और ये हो गया इलेक्ट्रॉन ग्राही। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन दाता होता है वो आपको पता है कि वह किसके तरह कार्य करता है, लुईस क्षार के तरह। तो ध्यान रखिएगा, समन्वय यौगिक या जटिल यौगिक में उपस्थित लिगेंड हमेशा किसके तरह कार्य करेगा, लुईस क्षार के तरह। और जो ग्राही होता है वह किसके तरह कार्य करता है, लुईस अम्ल के तरह कार्य करता है। अब एक बात यहाँ पर और ध्यान रखना है, क्या कोई भी धातु केंद्रीय परमाणु हो सकता है कॉम्प्लेक्स में? ऐसी बात नहीं है भाई, वही धातु केंद्रीय परमाणु हो सकता है जिसके पास रिक्त डी ऑर्बिटल हो। यानी केंद्रीय परमाणु बनने के लिए किसकी उपस्थिति अनिवार्य है, रिक्त डी ऑर्बिटल की उपस्थिति अनिवार्य है। अगर रिक्त डी ऑर्बिटल नहीं है तो फिर केंद्रीय परमाणु पॉसिबल नहीं होगा। यहां तक तो हो चुका है, लिगेंड किसे कहते हैं ये समझ में आ गया। अब एक आध एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे मानिए हमने OH माइनस ले लिया, X माइनस ले लिया, Cn माइनस ले लिया, H2O ले लिया, NH3 ले लिया। भाई इसके अलावे क्या ले सकते हैं, NO प्लस ले लेते हैं, ETC। अब यहाँ पर आपके मन में एक चीज आ गया कि भाई देखो लिगेंड्स तीनों पॉसिबिलिटी में है, ये तीनों निगेटिव है, ये दोनों न्यूट्रल है और ये पॉजिटिव है। तो लिगेंड जो होते हैं वो धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, उदासीन भी होता है। लेकिन जो सबसे बेहतर लिगेंड माना जाता है वह लिगेंड कैसा होता है, निगेटिव वाला लिगेंड सबसे बेस्ट लिगेंड्स माना जाता है। तो इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा कि लिगेंड्स ज्यादातर किस फॉर्म में अवेलेबल होता है, निगेटिव। हो सकता है किसमें उदासीन भी और हो सकता है किसमें पॉजिटिव भी। तो यहां तक आप नोट कर लो, इसके आगे हम आप लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसे वर्गीकृत कर परिभाषित करें। लिगेंड को हम लोग बांट लेंगे और फिर उसके डेफिनेशन को देख लेंगे। लिगेंड को
दाता परमाणु के संख्या के आधार पर लिगेंड को दाता परमाणु के संख्या के आधार पर निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1, सबसे पहला एक दंतुर लिगेंड मोनोडेंटेट लिगेंड लिखा हुआ मिलेगा। तो एक दंतुर लिगेंड किसको कहेंगे? जो ना सर केंद्रीय परमाणु से एक दाता परमाणु के द्वारा जुड़ा होगा उसको क्या कहेंगे? एक दंतुर लिगेंड। तो लिखिए वैसा लिगेंड जो केंद्रीय परमाणु से एक दाता परमाणु द्वारा जुड़ा हो उसे एक दंतुर लिगेंड कहते हैं। इसे संक्षेप में ML लिखा जाता है। इसे संक्षेप में ML लिखा जाता है। जैसे मेन है, इसके टाइप्स को ध्यान में रखना। एग्जाम्पल बहुत आवश्यक होता है और इसी एग्जाम्पल्स के बेसिस पे आप आगे चल के ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं चार्ज के सहायता से। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या निकाल सकते हैं, उपसा संयोजी संख्या निकाल सकते हैं दंतुर के आधार पर। तो ये ध्यान में रखना कि कौन एक दंतुर है, कौन द्वि दंतुर है। मैं जनरली आपको कहूँगा कि 2-4 द्वि दंतुर वाला याद रख लो, बाकी सब जो बचेंगे वह सामान्य तौर पर कौन से होंगे? एक दंतुर ही होंगे। इसे पहचानने का बहुत आसान सा तरीका होता है। जैसे हम शुरुआत करते हैं X से। X मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये सब सर लिगेंड्स के रूप में एक दंतुर लिगेंड्स होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल्स आ जाता है, जैसे OH माइनस हो गया, CN माइनस हो गया, ठीक है, NO2 माइनस हो गया, ठीक है, SCN माइनस हो गया। ये सब एक दंतुर में आएगा। ये ऊपर वाला भी सब निगेटिव है, ये भी सब निगेटिव है। NO प्लस ये भी आपका एक दंतुर में आ जाएगा। इसके अलावा हम कुछ यौगिक ले लेते हैं, H2O, NH3, CO, ये सब एक दंतुर है। इसके अलावा हम ले लेते हैं CH3 ले लेते हैं, ये भी एक दंतुर में आ जाएगा। CH3 सिंगल बॉन्ड, ऐसा करके पॉसिबिलिटी होगा। तो ETC बहुत सारे मैक्सिमम कंपाउंड्स या मैक्सिमम लिगेंड्स या मैक्सिमम टर्म्स जो मिलेंगे वो एक दंतुर लिगेंड में ही मिलने वाला आपको है। तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल या दूसरा वर्गीकरण की ओर चले, उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो लिखिए नंबर 2, द्विदंतुर लिगेंड। सर सिंपल सी बात है कि वैसा लिगेंड जो केंद्रीय परमाणु से, वैसा लिगेंड जो केंद्रीय परमाणु से दो दाता परमाणु द्वारा जुड़ा हो उसे द्विदंतुर लिगेंड कहते हैं। ये बहुत सिंपल टर्म हो गया, उसे द्विदंतुर लिगेंड
कहते हैं। इसे संक्षेप में Ml2 लिखा जाता है। ऐसा हम इसका सिंबल बना देंगे सर। जैसे तो मैं कहूँगा कि भाई आप ना द्विदंतूर को याद रखो। जैसे ऑक्सलेटो C2O4 2-, इसमें दोनों ऑक्सीजन दाता परमाणु है। मैं ना बगल में यहाँ पर लिख देता हूँ, जो दाता परमाणु है एरो देकर मैं लिख दूंगा। क्वेश्चन पूछा जाता है ऑक्सीलेटो में दाता परमाणु कौन है, कार्बन या ऑक्सीजन, मतलब कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है केंद्रीय परमाणु को, तो ऑक्सीजन दे रहा है, कार्बन नहीं दे रहा है। दूसरा सल्फेटो SO4 2-, सर इसमें दाता परमाणु, इसके अंदर भी ऑक्सीजन है। तीसरा कार्बोनेटो CO3 2-, इसमें भी दाता परमाणु ऑक्सीजन है। चौथा इथेन डायमीन को EN भी सिंबल में लिखा जाएगा, मतलब NH2 CH2 NH2। इसके अंदर जो दाता परमाणु है वो दोनों नाइट्रोजन परमाणु है। अगर आपने इतना याद रखा तो पर्याप्त है, आपको एक दंतूर रट्टा लगाने की आवश्यकता कतई नहीं पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक चीज देखिए, इथेन डायमीन यौगिक है, इसके ऊपर चार्ज क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 0 है, जबकि बाकी सबके ऊपर चार्ज है। इसका ऑक्सीलेटो का चार्ज -2 है, सल्फेटो का चार्ज -2 है, कार्बोनेटो का भी चार्ज कितना है, -2 है। इसके बाद अंतिम टर्म आता है आपके पास, अंतिम टर्म क्या है सर, नंबर 3 बहुदंतूर लिगेंड। कौन सा लिगेंड, तो बहुदंतूर लिगेंड। बहुदंतूर लिगेंड किसको कहते हैं सर, जरा पहले हेडिंग तो ले लें कि बहुदंतूर लिगेंड। वैसा लिगेंड, देखिए इसका डेफिनेशन भी मैं आपको दे रहा हूं कि वैसा लिगेंड जो केंद्रीय परमाणु से, जो केंद्रीय परमाणु से 2 या 2, ये 3 या 3 से अधिक, केंद्रीय परमाणु से 3 या 3 से अधिक दाता परमाणु द्वारा जुड़ा हो उसे बहुदंतूर लिगेंड कहते हैं। उसे बहुदंतूर लिगेंड कहते हैं। इसे संक्षेप में MLN लिखा जाता है। इसे संक्षेप में MLN लिखा जाता है। जहां लिख दीजिएगा, जहां n > 3। इसका सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है EDTA। ज़्यादा एग्जाम्पल्स इसमें रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक शानदार एग्जाम्पल याद रखिए, ईडिटा क्या है, आगे चल के आगे के क्वेश्चंस में निश्चित रूप से आएगा, तो यहाँ तक पहले आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में दूसरा क्वेश्चन, बी नंबर क्वेश्चन जो है वो है वर्नर, लिखिए तो वर्नर का उपसह संयोजी सिद्धांत लिखें। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ से हमें प्राथमिक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता, इन सब का नॉलेज मिलेगा, इन सब का जानकारी मिल पाएगा। तो ध्यान से इस बात को पहले समझ लीजिए, फिर नोट करेंगे कि पहले लिख लेते फिर समझ लेंगे। देखिए, वर्नर महोदय ने समन्वय यौगिकों के
व्याख्या हेतु एक सिद्धांत का प्रतिपादन किए जो निम्नवत है। एक सिद्धांत का प्रतिपादन किए जो निम्नवत है। नंबर 1, सबसे पहला, समन्वय यौगिक दो प्रकार का संयोजकता, दो प्रकार का संयोजकता दर्शाता है। तो इस सबसे पहला जो है वो क्या है? तो पहला है आपका प्राथमिक संयोजकता। केंद्रीय परमाणु के ऑक्सीकरण संख्या को प्राथमिक संयोजकता कहते हैं, इसलिए हमने सिंबल क्या दे दिया है? ON दे दिया है। दूसरा है द्वितीयक संयोजकता। उपसह संयोजी या समन्वय संख्या को द्वितीयक संयोजकता कहते हैं, इसलिए सिंबल हमने CN दे दिया है। आइए चलते हैं आगे नंबर 2 पर। प्राथमिक संयोजकता, प्राथमिक संयोजकता आयनिक होता है। उन्होंने कहा, किसने? वर्नर ने, कि प्राथमिक संयोजकता कैसा होता है? आयनिक होता है, जो लिगेंड के आयन, विशेष तौर पर नेगेटिव लिगेंड के आयन द्वारा संतुष्ट होता है, संतुष्ट होता है। दूसरा पॉइंट के बाद उन्होंने तीसरा पॉइंट कहा वर्नर ने कि द्वितीयक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता अनआयनिक होता है, जो लिगेंड के दंतूर द्वारा, जो लिगेंड के दंतूर द्वारा संतुष्ट होता है। और तीसरा के बाद उन्होंने चौथा कहा कि लिगेंड केंद्रीय परमाणु से, लिगेंड केंद्रीय परमाणु से अति विशिष्ट दिक् विन्यास द्वारा जुड़ा होता है, दिक् विन्यास द्वारा जुड़ा होता है। तो ये टर्म है वर्नर के उपसह संयोजी सिद्धांत का। वर्नर के उपसह संयोजी सिद्धांत में 4 महत्वपूर्ण बिंदु निकल के आए हैं। पहला बिंदु है कि समन्वय यौगिक 2 प्रकार का संयोजकता दर्शाता है। एक को कहते हैं प्राथमिक संयोजकता, जो ऑक्सीकरण संख्या है मूल रूप से। दूसरा को कहते हैं द्वितीयक संयोजकता, जो समन्वय संख्या है मूल रूप से। दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा कि प्राथमिक संयोजकता जो होता है वह आवेशित होता है, आयनिक होता है, जो लिगेंड के आयन, विशेष तौर पे ऋण आयन, इसलिए बहुत बार लिखा हुआ मिलता है, यह जो लिगेंड के ऋणात्मक आयन द्वारा संतुष्ट होता है। द्वितीयक संयोजकता अनायनिक होता है, मतलब उदासीन होता है। द्वितीयक संयोजकता पर कहीं कोई आवेश नहीं होता है, जो लिगेंड के किसके द्वारा संतुष्ट होता है? भाई, दंतूर के द्वारा संतुष्ट होता है। चौथा पॉइंट इन्होंने कहा, लिगेंड केंद्रीय परमाणु से अति विशिष्ट स्पेशल दिशा के विन्यास द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है, एक निश्चित दिशा होता है, जिसमें दिशा क्या होता है? जिसमें दिशा होता है सर कि लिगेंड इलेक्ट्रॉन देता है,
लिगेंड इलेक्ट्रॉन देता है और मेटल इलेक्ट्रॉन लेता है, तो ये दिशा आप रिप्रेजेंट कर दीजिए, उसके नीचे लिख दीजिए। तो यहां तक का सारा टर्म्स समाप्त हुआ आपका। हो गया। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।